नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि 1952 से लेकर के 2022 तक के सभी विफलताओं का श्रेय सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है या उसके बाद के भी लोगों की कोई जिम्मेवारी बनती है। यह बात आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आज सभी नेहरू विरोध के लोगों ने आज एक सिरे से सभी विफलताओं का श्रेय नेहरू पर डालने का प्रयास किया। चर्चा करते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, नेहरू जी के किए काम गलत थे, सही थे, या उस परिस्थिति में ठीक थे, आज गलत लग रहे हैं। इस विषय पर बात करूंगा। लेकिन सबसे ताजा तरीन जो बात हुई है, जिस पर दुनिया चकित है, हालांकि मैं चकित नहीं हूं, मुझे मालूम था कि ये इससे भी ज्यादा आगे तक बात बढ़ सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है। चर्चा ये है कि भारत में अलकायदा से भी ज्यादा खतरनाक राजनीति करने वाला मुस्लिम परस्त राजनीतिक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर डालने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि उसे ना तो लक्ष्मी गणेश से मतलब है, ना भारतीय करेंसी से मतलब है, उसे तो पूरे भारत से मतलब नहीं है। ये वही आदमी है जिसके अपने सिपासलार ने यह रहस्य उद्घाटन किया था कि केजरीवाल ने कहा है कि मैं पहला खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, विश्व में मेरा नाम होगा, इतिहास में मुझे याद किया जाएगा खालिस्तान देश का पहला प्रधानमंत्री का। उसकी असर पंजाब में दिखने लगा है। वो केजरीवाल नोटों पर भारतीय देवी देवताओं का तस्वीर लगाने का बात किया है। लाइटर मोड में कहें या सीरियस मोड में कहें, मेरा तो विचार है कि अगर उस पर केजरीवाल की तस्वीर लगा दी जाएगी तो एक समस्या का समाधान हो जाएगा, वो है जमाखोरी का। नोटों की कालाबाजारी और जमाखोरी वाला जो समस्या है, उससे अब तक सरकारें निजात नहीं पा रही हैं। नोटबंदी करके मोदी जी ने एक प्रयास किया था कि जमाखोरों के धन को हम इसी तरह से जब्त करके जाम कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर आप उस पर अरविंद केजरीवाल का तस्वीर लगा देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह नोट भारतीय तिजोरियों में जाने से रह जाएगा, क्योंकि हमारे देश में दरिद्र को, मलेच्छर को, कर्महीन को, नस्कर्ता को अपने जेबों में, तिजोरियों में और घरों में कोई नहीं रखना चाहता। उसको लोग बाहर दफना देना चाहते हैं, बाहर निपटा देना चाहते हैं। तो अगर केजरीवाल का तस्वीर लग जाएगा तो नोट की जमाखोरी की समस्या से निजात मिल सकते है, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर मित्रों, अब सवाल है कि मुस्लिम परस्त केजरीवाल जिसने रेहानिया मुसलमानों को बसाने का वकालत किया, उनको घर देने का डीडीए को चिट्ठी लिखा, उसके अपने विधायक और उसकी पार्टी के फंड से रेहानिया मुसलमानों और अवैध बांग्लादेशियों के घरों में पैसा पहुंचाया जाता है। वो सब कुछ नहीं करते, खाने पीने जैसी कोई चीज की कमी उनके पास नहीं होती, और हजारों किलोमीटर दूर ममियार और बांग्लादेश से वो भारत में अवैध घुसपैठ करके आए हैं, लेकिन फिर भी खा पी रहे हैं। और हम बलिया से दिल्ली आकर के अगर 2 दिन किसी कारणवश, तबीयत खराब की वजह से किसी कारणवश घर में रह जाए तो तीसरे दिन के लिए चिंता होने लगती है। और हम जैसे लाखों लोग दिल्ली में हैं जो अगर हाथ न चलाए तो मुंह नहीं चलेगा, जिसको कहते हैं हैंड टू माउथ। तो हम सब लोगों की स्थिति, बहुत जो लोग ईमानदारी से दिल्ली में रहते हैं उनकी स्थिति हैंड टू माउथ है, लेकिन उनका हाथ नहीं चलता, माउथ चलता रहता है। यह केजरीवाल की कृपा से है। तब सवाल है कि केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर को नोटों पर डालने की मांग क्यों की? असल में क्या है कि एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि अगर सत्य सनातन धर्म के लोग थोड़ी बहुत अंगड़ाई ले लें, पूरा एक नावी हो, तो देखना ये सारे जो विधर्मी लोग हैं वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। उनकी एक बात तो बहुत पहले ही साबित हो चुकी थी, जब जन्म से हिंदू, कर्म से क्रिश्चियन और व्यवहार से मुसलमान कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र राहुल गांधी ने कोट के ऊपर जनेऊ पहना था और सार्वजनिक रूप से अपना गोत्र डिस्क्लोज किया था कि मैं कान्य कुंज ब्राह्मण हूं। यह बात तो पहले चरितार्थ हो गया।
साक्षात तारकासुर के अवतार दिखने वाली सकल सुर से भी तारकासुर और नरकासुर के परिवार की ममता बनर्जी, जो कि मुस्लिम परस्ती में केजरीवाल के बराबर में ही है, हो सकता है ज्यादा भी हो, अलकायदा और जिन्ना से भी ज्यादा मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी ममता बनर्जी को दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए सुनना पड़ा। यह सुखद रहा और उसने भी अपने आप को सर्वोच्च ब्राह्मण, उच्च कुलीन ब्राह्मण बताया और अपना गोत्र तक बताया। यह तो उस महापुरुष की बात सत्य हो गई। अभी थोड़ी बहुत अंगड़ाई जैसी बात दिख रही है तो लोग लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात करने लगे। यह सत्य सनातन का विजय है, प्राबध है और सत्य सनातन ही सत्य है, ये इस बात का प्रमाण है। मित्रों, केजरीवाल को ना तो लक्ष्मी गणेश की तस्वीर में कोई इंटरेस्ट है, उसे इंटरेस्ट है गुजरात के चुनाव में। असल में गुजरात बेशक मुस्लिम बहुल इलाका हो, लेकिन वहां धर्म के प्रति संवेदनशील लोग बहुत हैं। इसीलिए हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को वहां पल पौरे पर बचाया जाता है। याद करिए नरेंद्र मोदी की सत्य सनातन के प्रति आस्था, जिन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया था, गुजरात में एक छत्र राज करने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये मुस्लिम टोपी नहीं पहनता, यह सत्य सनातनी है। और लोग उनके और कोई काम देखे ना देखे, उनके सिर्फ इस बात को देख करके किए। केजरीवाल अब चूंकि गुजरात में जा रहा है, उसको पता है कि कहीं नहीं है। केजरीवाल का जो टीवी में विज्ञापन आ रहा है वो समाचार चैनलों को दिए हुए पैसा और नरेंद्र मोदी की कृपा से है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पार्टी को भारत में खुद को बनाए रखने के लिए और परमानेंट विजय की तरफ दिखाए रखने के लिए कुछ न कुछ तिल तिगड़म करनी पड़ती है। गुजरात में आज भी कांग्रेस का संगठन किसी से के संगठन से कमजोर नहीं है। केजरीवाल का तो संगठन ही नहीं है और भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। तो गुजरात में अगर कोई कैडर इस टाइम कैडर से कैडर का आमना सामना इनकाउंटर हो रहा है तो वो हो रहा है भाजपा और कांग्रेस का। भाजपा को इस बात की बेचैनी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता वहां पर कोई है नहीं, और अगर कोई बनना चाहता है तो अमित शाह उसको बनने नहीं देते। उसके करिश्मा को पहले ही पतीला लगा देते हैं। मतलब अब आपको सब आंटी के नीचे वाला नेता चाहिए, कमत्तर हैसियत वाला आदमी, बी ग्रेड सी ग्रेड नहीं, बिल्कुल डी ग्रेड का नेता चाहिए ताकि वो सर उठा के आपके सामने खड़ा ना हो सके। ऐसी परिस्थिति में गुजरातियों का दिल कौन जीतेगा? तो नरेंद्र मोदी के रेलिवेंट वहां पर बनना रहना चाहिए, यह बात वहां पर है। और उसके बावजूद भी राहुल गांधी का जो पदयात्रा का करिश्मा और कुछ फर्क जो दिख रहा है आम गुजरातियों के दिल में, उसको काउंटर करने के लिए केजरीवाल को आगे बढ़ाने का स्वांग रचा जा रहा है ताकि वोट भाजपा का बना रहे और कांग्रेस और केजरीवाल टकराएं और कुछ वोट की कटिंग हो और भाजपा नंबर में बढ़े। यह साजिश है। उसी साजिश को काउंटर के लिए केजरीवाल को लक्ष्मी जी और गणेश जी की याद आ गई। जब कहा जाता नहीं कि भाई जब अपने पे आती है तो आदमी का हर बार में पहले अपने बाप ही याद आते हैं। दूसरे के बाप को कितना हूं बाप बोले, जब आपका अंत नीचे नजदीक आएगा तो आपके अपने माँ बाप याद आएंगे। दूसरे पर भरोसा नहीं होता, मुंह में आता भी नहीं, जुबान पर नहीं आता, दिमाग में तो कर पहले भी नहीं था जो आप रहे हो, तो मुंह में दिखाने के लिए किया जाता है। तो केजरीवाल के किसी भी बात पर आप बिल्कुल ना माने, क्योंकि केजरीवाल भारत नहीं दुनिया का वाहिद ऐसा पॉलिटिशियन है जिसकी खुद की कोई नीति नहीं है। उसकी सफलता का राज है तुम चोर हो, यही कहा करके वो राजनीति में देखो जी सब मिले हैं जी, सब आपस में मिली भगत है जी, ये रिलायंस से पैसा लेता है जी, वो फलाना से पैसा लेता है जी, वो चोर है जी, वो भ्रष्टाचारी है जी। साबित कुछ नहीं करना, बताना कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा इसका आज तक रोड मैप ही नहीं दिया। केजरीवाल ने मैं क्या करूंगा ये नहीं कहा, तुम चोर हो इसका, और इसी बात पर वोट लिया। तो ड्रामे की राजनीति की अंत होती है। चूंकि दिल्ली में तो काम चल जाता था क्योंकि यहाँ पर सारा केंद्र के पैसे से होना है, लेकिन अब पंजाब में तो फुल फ्लेश राज है और पंजाब में कैसे करोगे? आपका फुल स्टेट है, वहां पर आपको वहां अपनी अर्थव्यवस्था को खुद ही संभालनी होती है, खुद ही कमानी होती है। और ये जो मुफ्त की राजनीति दिल्ली में चल जाती थी, क्योंकि दिल्ली में थोड़े बहुत लोग हैं जिनको 200 यूनिट बिजली की खपत होती है, उस 200 यूनिट के बदले में जो लोगों के पास 200 से ऊपर होती है उन पर अनाप शनाप सरचार्जेज, बिजली चार्जेज, मीटर फाल्टिंग और फलाना ढिमाका का करके बिजली कंपनियां लूट रही हैं और बदले में राजनीतिक दल को फंडिंग कर रही है, जिसमें केजरीवाल सबसे आगे है।
और दिल्ली का दोहन इसी बिजली कंपनी के द्वारा हो रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो उनका वो लोग वोट ही नहीं देने जाते हैं, और जिनको समझ में आ रहा था केजरीवाल उनको 200 यूनिट देकर के चुप करा दिया है। और उस 200 यूनिट के बदले में 20 रुपया वाला CNG 78 रुपये तक पहुंचा दिया। जहां 5 रुपया ऑटो का भाड़ा लगता था वहां 25 रुपया लग रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रही है ये गणित। जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी उसी दिन लोग समझ जाएंगे कि भाई असल खेल क्या है। खैर, केजरीवाल मेरे लिए कभी विषय नहीं रहा है, क्योंकि मैं ड्रामे में कभी काम नहीं किया और न ही ड्रामे को इंडोर्स करता हूं। ये तो बात आई इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उसको लक्ष्मी गणेश के प्रति कोई संवेदना, कोई खुशी, कोई आदर नहीं है। उसका आदर अपने कुर्सी के खतरे से है जो उसको दिख रही है, इसीलिए वो संगोफा छोड़ रहा है। हिंदू हृदय सम्राट बनने का प्रयास कर रहा है जो वो नहीं बन पाएगा। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली ना पूरी पावे। मुस्लिम वोट बैंक पर एक छत्र राज स्थापित कर चुका, सिर्फ करेंसी नोटों पर लक्ष्मी की बात करके मुसलमानों का भरोसा खो दिया है। और जब मुसलमान का भरोसा खो देगा तो बाकी डमाडोल मुसलमान के प्रशंसक तो इस देश में करीब करीब सभी हैं। मुलायम सिंह ने गोली चला के अपना वर्चस्व बनाया था, लेकिन कल्याण सिंह से साठगांठ करके उन्होंने वो अपना भरोसा खो दिया। अब ये एक बनाया था सारे आतंकवादी अलकायदा जैसा प्रखर मुस्लिम परस्त होकर के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा करके ये भी कर गया। इसका हाथ धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। खैर, मैं क्यों परेशान हूं, केजरीवाल जाने, जनता जाने। जनता तो जानती है कि उसको क्या कर रहा है। लेकिन आज मैं बड़ा दुखी हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को घसीटने पर। मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने, यह बिल्कुल सर्वविदित है और अकाट्य सत्य है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के उपयुक्त दावेदार नहीं थे। कार्य परिषद के चुनाव में सरदार पटेल को सबसे ज्यादा वोट मिला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो सिर्फ 2 वोट मिला था। लेकिन गांधी के एक पर्ची ने उनको प्रधानमंत्री पद पर आसीन करा दिया और पटेल को बाहर कर दिया। वो तत्कालीन परिस्थिति थी, उस पर अब चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो 1942, 48, 47 और 52 लौट करके आएगा, और ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस अभी आएंगे इसको सफाई देने के लिए। तो उस पर चर्चा ना करते हैं, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सवाल है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी गलतियां की है या उन्होंने कुछ अच्छाई भी किया है। और सवाल है कि अगर अच्छाई के बीच में कोई गलती हो गई है, जो कि हो सकता है गलत असेसमेंट की वजह से हो, गलत आकलन की वजह से हो, तो क्या हम आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सारे कमियों का सिर पर उनके ठीकरा फोड़ते रहेंगे और खुद बेदाग निकल जाएंगे। हमने क्या किया पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। आज इन्हीं विषय पर थोड़ी देर आपके साथ बात करना चाहता हूं। आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से जानकारियां साझा होती हैं और समस्या अपने समाधान को तुरंत प्राप्त होता है। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मित्रों, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जो कुछ चीजें आज बताई गई है कि आधा पाकिस्तान कब्जे, आधा कश्मीर कब्जे में आ गया, अक्साई चीन कब्जे तक आ गया, तिब्बत आ गया, फलाना फलाना फलाना। देखिए, होता क्या है कि जब आप युद्ध भूमि में जाते हैं तो आपको आकलन सही नहीं होती, क्योंकि उस तरह कोई सैटेलाइट से तो आप देख नहीं रहे। आपको अंदाजा लगाना होता है कि उधर कितनी फौज है, कितने घातक हथियार हैं, क्या क्या चीज है। आज तो खैर जांच के बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, सैटेलाइट और फलाना ढिमाका। उस समय तो कुछ नहीं था, एकदम कूप अंधेरे में आंखें बंद करके देखने जैसी बात थी। उसमें कैसे देख पाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यही सीन थी। नया नया देश आजाद हुआ था, वह देश चर्चिल को आके गया था कि ये 5 मिनट तक देश को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वापस हमारे पास आएंगे। उसका दबाव उनके पास था। विविधताओं से भरा हुआ देश में एक मुसलमान के नाम पर देश बंटवारा हो गया था, आपस में भाई भाई से कटने लगा था, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो था ही नहीं। इन सब परिस्थितियों से दो चार होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो निर्णय लिया वो उनके तत्कालिक परिस्थिति पर, उनके विवेक पर छोड़ दिया जाए, शायद वो सही हो। आज के परिप्रेक्ष्य में वो गलत हो सकता है कि कश्मीर का आधा हिस्सा चला गया। हो सकता वो उस वक्त गलत अंदाज लगाए हों। हो सकता उन्होंने कहा कि अगर मैं फौज का इस्तेमाल कर दूं और विदेश की
देश से उसके तरफ ला करके हमारे देश को तोड़ दे तो क्या हो सकता है? ऐसा ना होता, लेकिन हो सकता है ऐसा हो सकता था। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके पास आत्मबल नहीं था, फोर्स का बल नहीं था, देश एक नहीं था। अभी अभी देश हिंदू मुसलमान के दंगे से ग्रस्त हुआ था और बंटवारे का दर्द झेल रहा था। एक भाई पाकिस्तान चला गया था, दूसरे भाई हिंदुस्तान में रह रहा था। कोई भाई को खोज रहा था कि वो पाकिस्तान गया कि हिंदुस्तान गया कि जहन्नुम में चला गया या देशी दुनिया ही छोड़ दिया, कोई भरोसा नहीं था। कई तरह के हवा उस वक्त तैर रही थी और अलग अलग तरह की परिस्थितियां थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सारे चीज के लिए दोष देना बिल्कुल उचित नहीं है। आप जब आए हैं तो आप काहे नहीं कुछ उखाड़ दिया, काहे नहीं पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लिया, काहे नहीं चीन को बैकफुट और धकेल दिया, आप काहे नहीं बांग्लादेश और सबको मना लिया, नेपाल तक आपको आंखें दिखा रहा है। तो आप अपनी देखिए सुपो से चलने के जिनके सहस्त्र को छेद पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं उनका कोई अनन्य भक्त हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के पद का इस तरह से सार्वजनिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारा हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी है, मतलब लोकतंत्र का सबसे बड़ी ऊंची कुर्सी पर विराजमान है, जो मेरे बोर्ड से बना हुआ है, और मैं अपने बोर्ड का अपमान, खुद का अपमान तो कैसे करूंगा? मैं समझता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो कमियां हुई हैं, अगर उसको हमने ठीक कर दिया तब तो मैं चौड़े में कहूंगी देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधा कश्मीर दे दिया था, अब मैं पूरे को अपने में मिला लिया। पंडित जी गलत है। मैं कहूंगा कि देखिए 65,000 वर्ग जमीन चीन कब्जिया लिया था, उसको छोड़िए, मैं चीन का कुछ दूर प्रांत अपने में कब्जिया लिया हूं। पंडित जी गलत है। आप अपने बारे में उस पर कहिए, उनके कामों को आगे बढ़ा करके सिर्फ वो कर रहे हैं वो नहीं, क्योंकि उनके बाद तो बहुत सारा विघटन हुआ। गंगा में कितना पानी बह गया, आप वहीं कहेंगे। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को IIM दिया, नाट्य अकादमी दिया, संगीत कला अकादमी दिया, इंजीनियरिंग डॉक्टरी का कॉलेज दिया, और सबसे बड़ा बात है कि भारत को एक जोड़ने में सफल रहे। अब ना तो यहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, कन्नाडा, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, फारसी का कोई अलग लड़ाई है, सब एक है। अपनी अपनी भाषा को स्वतंत्रता पर लोग चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल करने की लड़ाई लड़ते हैं। मैं भी भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करने की मांग करता ही रहता हूँ समय समय पर, लेकिन मैं भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा बनाना और भोजपुरी नाम का एक अलग देश प्रदेश बनाने की चर्चा नहीं करता, क्योंकि हमारे दिमाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैठा दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी जो लाइन खींच दी गई है वो समस्त भारत एक है, एक विधान, एक निशान और एक संविधान। तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के कमियों को पर चर्चा करने के पहले हमने क्या किया इस पर चर्चा कर लेंगे तो बहस आसान हो जाएगी और बोलने में आसानी होगी। मैं तो ये मानता हूं कि तत्कालिक परिस्थिति से पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगर आंकिएगा तो आपको लगेगा कि वो गलत नहीं थे, और उस स्थिति में भी अगर उन्होंने कुछ हमारे देश के लिए किया है जो आज भी है, तो उसका आदर होना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बाकी हमारे देश का संस्कार है कि हम बुजुर्गों का अपमान नहीं करते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान क्यों करें? क्या हम इसीलिए देश की आज़ादी में उन लोगों ने अपना सोच दिया था कि उनके पूर्वज, उनके वंशज हमको गाली देंगे और हम अपने पूर्वजों का अपमान करेंगे? इस विषय पर विचार जरूर करिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिकेट में एक भाषा है, देने की आवश्यकता है, और हम उसी पर उनको बरी करते हैं। बाकी जो लोग उनको गलत साबित करना चाहते हैं, पहले स्वयं को सही साबित कर लें, तभी आकर उनको गलत कहें, अन्यथा ना कहें। जय हिंद, वंदे मातरम।